नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कभी कभी जो राजकीय खबरें होती है वो ढंग से समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ बताया जाता है, होता कुछ और है, और अगर जो बताया गया है उस पर ही हम निर्भर रहे तो हमें पता नहीं चलता कि अगली खबर आती है तो एकदम उल्टी क्यों आती है। इसलिए जो खबर या जो जानकारी, सूचना हमारे पास आती है वो अच्छी तरह से समझ लेनी ज़रूरी होती है। नाप तौल कर देखना ज़रूरी होता है कि क्या जो बताया जा रहा है वो नैरेटिव है या हमें फुसलाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, या असल में जो हम समझ रहे हैं वही हो रहा है। अब देखिए, एक बात पिछले कुछ दिनों सामने आ गई थी कि ये जो वसूली कांड है जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फंसे हुए हैं, उनके दो पीएसवीए सहायक वगैरह फंसे हुए हैं, उसमें जो एक्चुअली कलेक्शन करने वाला है, वसूली करने वाला था सचिन वाजे, उसने एक ऑफर दी है ईडी को कि मैं माफ़ी का साक्षीदार होने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं खुद मान लूँगा कि भाई मैं उसमें था और ये सब कांड मैंने किस लिए किया, किन लोगों के लिए किया, ये सब बताने के लिए मैं राज़ी हूँ। यानी कि वो सौदा करना चाहता है। तो इससे कौन फंसेगा ये बोला जाता था। खुली बात है कि जब सचिन वाजे बोलने को तैयार हो गया है तो अनिल देशमुख का जो पूर्व गृह मंत्री है उनका नाम लेगा और उनकी तरफ अंगुली निर्देश करेगा, इशारा करेगा। ये तो बोला गया, माना गया, कहा गया। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही खबर है? क्या इतना ही मतलब उससे निकलता है? जब ये मान दिया जाएगा, यानी पहली बात तो ये है कि अगर सचिन वाजे ने ऑफर दिया है, इसका मतलब वो काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। जब अप्रूवर यानी कि जो माफ़ी का साक्षीदार बन जाता है, यानी गुनाह में वो है, गुनहगार तो है, फिर भी जिनके साथ षड्यंत्र बनाया उसके खिलाफ वो खुद कुछ कहने के लिए तैयार हो गया है, तो उसको न्यायालयीन जो भाषा होती है जुडिशरी की, उसमें उसको कॉर्पोरेशन बोलते। यानी कि जो कनेक्शन होता है वो जुड़कर देने वाला जो होता है उसको अप्रूवर बोलते हैं। इसलिए, लेकिन एक बात और है कि कोई भी आरोपी जब खुद गुनहगार है और वही माफ़ी का साक्षीदार बनना चाहता है तो कब उसको माफ़ी देनी चाहिए? इसके बारे में बहुत सारा वो इसके पहले हो गया है, उलट सुलट बातें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हुई है। तो इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए कहा गया, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसका निपटारा होना चाहिए, इसलिए एक्सेप्शन करके, अपवाद मानकर वो की जाती है। तो शायद इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा है, यानी अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया ईडी की कोर्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत एक स्पेशल कोर्ट होता है, उस कोर्ट में ये मामला चल रहा है, दर्ज है और उस पर सुनवाई चल रही है। तो उस कोर्ट ने अगर परमिशन दे दी तो ही सचिन वाजे माफ़ी का साक्षीदार बनेगा, अप्रूवर बनेगा, और अनिल देशमुख हो या और किसी और लोगों के नाम ले सकता है। सिर्फ अनिल देशमुख अरेस्ट हुए हैं इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है कि इसमें अनिल देशमुख फंस गया, अब छूटेंगे नहीं। लेकिन अगर सचिन वाजे बोलने लगता है और उसको उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएंगे कोर्ट में सुनवाई में, तो वो तो सिर्फ अनिल देशमुख के नाम तक रुकने वाला है नहीं। आपको याद होगा तो उसने बहुत महीने पहले एक लिखित खत
अपने हस्ताक्षर में लिखित एक खत उसी कोर्ट को देने की, इन्हें के कोर्ट को देने की कोशिश की थी, तो कोर्ट ने तो वो लेटर एक्सेप्ट नहीं किया और बोला तुम एनआईए के पास दे दो, एफिडेविट बनवाकर हमारे पास लाओ। तो एनआईए के कोर्ट में उसका जो हस्तलिखित था उसका एफिडेविट वगैरह बनाकर कुछ पेश किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें सचिन वाजे ने कुछ और नामों का जिक्र किया था, जिसमें शिवसेना का एक मंत्री है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और शिवसेना के सुप्रीमो जो है आज और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके बिल्कुल नज़दीकी माने जाते, क्लोज माने जाते, जो अनिल परब, उनका भी नाम लिया वजह ने उस खत में लिखा था और कहा था इन्होंने मुझे बहुत सारे कॉरपोरेशन के ठेकेदारों से वसूली करने को कहा था। फिर अनिल देशमुख ने ही शरद पवार को राजी करने के लिए 2 करोड़ देने को कहा था, ऐसा सब उस खत में था। तो मतलब ये हम मान सकते हैं कि ये मामला सिर्फ सचिन वाजे बोलने लगता है तो सिर्फ अनिल देशमुख तक रुकने वाला नहीं। लेकिन और एक बात है कि अगर ये सचिन वाजे को कोर्ट ने मंजूर किया कि भाई ठीक है इसको अप्रूवर बना दो, इसको माफ़ी का साक्षीदार बना दो, यानी कि उसको उसमें कुछ सहूलियत मिल सकती है सज़ा में वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये देखकर और बहुत कुछ लोग और इतर और लोग जो है वो शायद इसी ढंग से सोच सकते। अब देखिए ये जो मामला था 1 साल पहले विधानसभा में अपोजिशन के लीडर है जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने निकाला था, तब यही अनिल देशमुख परमवीर सिंह को और सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे। यही अनिल परब और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत वगैरह मंडली जो है वो वाजे और परमवीर को डिफेंड कर रही थी, उनको बहुत बढ़िया, सबसे दुनिया में सबसे अच्छे पुलिस अफसर बोल रही थी, वही आप परमवीर और वाजे के खिलाफ बोल रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सचिन वाजे बोलने लगता है और उसको कुछ सहूलियत मिलती है तो वही सहूलियत मुझे भी मिले, इस ढंग से परमवीर पेश हो जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि ये तो ईडी के सामने का मामला है, चंडीवाल आयोग है, सीबीआई है, एनआईए और सब ईडी है, इनके सामने भी परमवीर भी एक आरोपी है, उनको आरोपी माना गया है, कहीं वो कंप्लेनेंट है कहीं वो आरोपी है। तो मान लो कि अगर परमवीर सिंह जो मुंबई के भूतपूर्व कमिश्नर है वो अगर माफ़ी का साक्षीदार बनने के लिए आगे चले आए तो किस किस की लंका जलेगी, ये सिर्फ बात सुनो और समझो और सोचो। क्योंकि वाजे तो बिल्कुल, उसने बोला मैं तो बिल्कुल छोटा प्यादा मोहरा हूँ, ऐसा सचिन वाजे ने मेरा ख्याल है चंडीवाल आयोग के सामने या और कहीं बताया था कि मैं बिल्कुल छोटा एक प्यादा या मोहरा हूँ, ये बड़ा गेम है, उसमें से मुझे कुछ मिला तक नहीं है, यानी कि मैं बहुत सारे और लोगों को, बड़े बड़े लोगों के लिए वसूली करता था। इसी ढंग से सचिन वाजे ने पहले ही ज़बानी दे दिए। अब ये माफ़ी का साक्षीदार बनना चाहता है तो सिर्फ सहूलियत के लिए नहीं, वो एक तरीके से ऑफर दे रहा है कि आपको जो बड़े बड़े राजकीय नेता, पॉलिटिकल लीडर, एमएलए, एमपी, इनके साथ कुछ हिसाब सीधा करना है, उल्लू सीधा करना है, तो उसके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट साक्षीदार बन सकता हूँ, विटनेस बन सकता हूँ, ऐसा वाजे कह रहा है। देखो ये बात मैं बता रहा हूँ ना, तो उसका एक कारण है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मर्डर इनकॉर्पोरेटेड। बर्टन टर्कस नाम के अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक बड़े वकील थे जो गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारे मामले चलाते थे कोर्ट में। तो एक बार एब रिलेस नाम के एक गुंडे को, माफिया गुंडे को पुलिस ने किसी काम से पकड़ा था, किसी कारण से पकड़ा था, और जब पकड़ा गया उसके बाद उसको क्या साक्षात्कार हो गया था पता नहीं, लेकिन उसने कह दिया कि अगर आप मुझे माफ़ी का साक्षीदार अप्रूवर बनाते हो तो मैं
माफियाओं के बड़े बड़े माफिया जो है उनका पर्दाफाश करूंगा, नकाब उतार दूंगा, उनके खिलाफ बड़े इम्पोर्टेंट सबूत पेश कर सकता हूँ। तो बर्टन टर्कस जो वकील थे उन्होंने उनको पूछा कि सबूत तो हमने इकट्ठा किए, तुम क्या करोगे? हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है, इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हमारे पास है। तो उसमें उस वक्त ये एब रिलेस, जिसका माफिया नाम था किड ट्विस्ट, क्योंकि इसने बहुत सारे मर्डर किए थे। ये शार्प शूटर या मर्डरर माना जाता था, सुपर किलर माना जाता था अमेरिका का 30s 40s में। तो इसने बर्टन टर्कस यानी गवर्नमेंट के वकील को बता दिया कि सबूत तो आपके पास सब पड़े हैं, लेकिन वो सबूत एक दूसरे से उसका जुगाड़ करके सुनवाई में केस प्रूव करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, अशक्य है। वो मैं पॉसिबल करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपने जो सबूत इकट्ठे किए हैं उनका एक दूसरे से नाता रिश्ता जो है वो जोड़ना इम्पोर्टेंट है। वो तो आपको नहीं हो पा रहा है, तो वो करके मैं दिखा सकता हूँ, मैं कॉरोबोरेट कर सकता हूँ। आपने जो एविडेंस इकट्ठा किए हुए, जो जानकारी आपके पास है, उसका जुगाड़ बनाना, उसको कुछ आकार देना, उससे कुछ प्रूव करना अगर ज़रूरी है तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये किसने कहा था? एब रिलेस नाम का जो एक गुंडा था, जिसका माफिया नाम किड ट्विस्ट था। इस पर से एक बर्टन टर्कस जो वकील थे उन्होंने एक क्या बोलते हैं उस पर किताब लिखी है, मर्डर इनकॉर्पोरेटेड। इसमें यह सब स्टोरी आई है, जिसके उस एब रिलेस का जो विटनेस था, वो जो साक्षीदार बना था, विटनेस बना था, और उसने जो साक्ष्य दी थी और जुगाड़ किया था, सब एविडेंस इकट्ठा करके इनका जुगाड़ करके बताया था कोर्ट में, उसमें से 6 से ज़्यादा मेरा ख्याल है माफिया बॉसेस थे, लेप्के वगैरह थे, एनेस्थेसिया, वो सब फंस गए थे, फांसी पर चढ़ गए थे। एक इंसान उस विटनेस ऐसा था कि उसने सब का जुगाड़ ऐसे करके कोर्ट में पेश किया कि जो पुलिस काम नहीं कर पा रही थी वो उसने कर दिया था, और उससे 6 मेरा ख्याल है माफिया फांसी चढ़ गए थे। तो वाजे की जो ऑफर है वो अगर हमें समझनी है तो किड ट्विस्ट को समझना चाहिए। आखिर में पुलिस कस्टडी में होते हुए भी एब रिलेस की हत्या कर दी गई थी। वो बड़ा मामला है, फिर कभी इस स्टोरी में आपको बता दूं, लेकिन आज मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि मुझे वाजे में वो किड ट्विस्ट यानी एब रिलेस जैसा अप्रूवर माफी का साक्षीदार दिखाई दे रहा है कि अगर ये कोर्ट में खड़ा हो जाए तो एक से एक बड़े नाम ऐसे उजागर करेगा, एक से एक बड़े मुखौटे या नकाब ऐसे उतारेगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें यानी उनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसलिए वाजे जो बोल रहा है वो समझना ज़रूरी है, और उससे आगे जाकर ये तो खबर हो गई, लेकिन अगर इस ढंग से वाजे कुछ पर्दाफाश कर सकता है तो उससे बड़ा पर्दाफाश खुद परमवीर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटा अफसर था, लेकिन उससे भी ऊपर बैठा हुआ जो मुंबई का कमिश्नर था उस वक्त का, परमवीर सिंह, वो अगर माफी का साक्षीदार होने के लिए, अप्रूवर होने के लिए इकबालिया जिसको बोलते हैं, क्या इकबालिया साक्षीदार बोलते हैं, वो अपने कबूलियत पर कि मैं इसमें इन्वॉल्व था, इस ढंग से जब कोई साक्षीदार सामने आता है तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर वाजे के बाद परमवीर ने डिक्लेयर कर दिया या ऑफर दे दी कि मुझे अगर कुछ छूट मिल जाए तो मैं भी माफ़ी का साक्षीदार बनूंगा, तो जस्ट कल्पना कीजिए कि कितने बड़े बड़े मामले उजागर हो सकते हैं। दिशा सलियन, सुशांत सिंह, या ये हाई प्रोफाइल केस जो है, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस है, ये जब हुए और रफा दफा कर दिए ऐसा बोला जाता है, उस वक्त मुंबई के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर
परमवीर हुआ करते थे। और इनकी खासियत ये है कि ये झूठे सबूत भी क्रिएट करते हैं और ओरिजिनल सबूत रफा दफा करते या कहीं छुपा देते। अगर परमवीर ने आगे आकर बोल दिया, ऑफर दी कि मैं साक्षीदार होने के लिए, विटनेस होने के लिए तैयार हूं, तो जो शायद जो सबूत सीबीआई को भी सुशांत के मामले में, दिशा सलियान के मामले में नहीं मिले हैं, शायद वो उजागर हो सकते हैं, शायद। तो इसलिए मैंने कहा कि परमवीर अगर वाजे की तरह माफी का साक्षीदार होने के लिए आगे आते हैं तो क्या होगा, किसकी लंका जलेगी, ये सिर्फ सोचो। मैं अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।